नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि अगर वो कड़े फैसले लेते तो पार्टी की स्थिति आज से बेहतर होती, पार्टी सत्ता में होती। सुखविंदर सिंह रंधावा को ये बहुत देर से महसूस हुआ। 3 महीने बाद उन्हें ये समझ में आया कि उन्हें कौन से कड़े फैसले लेने चाहिए थे, या फिर यूं कहना चाहिए कि बदलती सत्ता की ताकत ने अब उन्हें बता दिया है कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अलग अलग स्वरूप में अलग अलग समय पर सामने आती है, लेकिन जब पार्टी के राज्य के प्रभारी कुछ इस तरह का बयान देते हैं तो पिछले 24 घंटे से उस पर बहस होनी लाजमी है। समझने की कोशिश करेंगे कि जहां कांग्रेस पार्टी अंदरूनी गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पा रही, वहीं बीजेपी लोकसभा के दंगल में पूरी तरह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को झोंक चुकी है। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि किसको कहां से टिकट मिलता है, और उसके लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में नहीं हुई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी ये नहीं पता कौन टिकट तय करेगा, कैसे नाम किसके कौन से दरवाजे पर जाए। लेकिन सुखविंदर सिंह रंधावा को क्या वाकई में अब सचिन पायलट के गुट में, खेमे में, या उनके साथ, या सचिन पायलट, मतलब क्या कुछ चल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ। पंकज जी हैं हमारे साथ, पंकज शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अटल खंडेलवाल बीजेपी से, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, और सुरेश चौधरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आज हमने उनको स्पेशली इसलिए क्योंकि कांग्रेस की जितनी गुटबाजी है उसको जब वो कांग्रेस पार्टी के वर्कर के रूप में देखते हैं, एक तो प्रवक्ताओं के रूप में बोलना है पंकज जी को। तो पंकज जी, सबसे पहले तो आप ही बताइए, रंधावा जी को ये इतनी देर से क्यों महसूस हुआ है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी जब हमारा रेट्रोस्पेक्शन हुआ था तो पहले ही उस पर कई नेता ये कह चुके हैं कि डेफिनेटली कुछ जगह कुछ गलतियां हुई हैं, भले वो टिकट वितरण में हो या कुछ स्ट्रेटजीज में हो, और जिसकी वजह से है, जिसी का परिणाम है कि हम लोग चुनाव हारे। सो आज जो रंधावा जी ने कहा उसमें कुछ अलग नहीं कहा, उन्होंने डेफिनेटली यही कहा कि कुछ गलतियां हुई हैं और इसी वजह से हम लोग चुनाव हारे, तो उन गलतियों में सुधार करके हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करें, तो हमें देखना होगा कि कल जसकौर मीणा जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है। तो मुझे आप सबने, मुझे लगता है कि देखा भी होगा। तो कांग्रेस तो क्योंकि अब विपक्ष में है और हम चुनाव हारे भी हैं, कमियां थी, खामियां थी, और इसी वजह से हम चुनाव हारे हैं। लेकिन उन कमियों और खामियों को दुरुस्त करके हम वापस चुनाव लड़ेंगे, और जो जनता के मुद्दे हैं और जो जनता के मुद्दे 2014 में जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी, जो वादे इन्होंने कंप्लीट नहीं किए, उन वायदों को हम जनता को और सरकार को, दोनों को याद दिलाएंगे। वो याद दिलाने का काम करेंगे कि जिन वायदों को इन्होंने किया था, उन्होंने पूर्ण नहीं किया। उन वायदों के साथ हम जनता को एक वादा देंगे और जनता के साथ उनको पूर्ण करने का कृत संकल्प भी लेंगे कि जिन वादों को इन्होंने किया था वो पूरे नहीं किए। वो वादे क्या हैं, वो मुझे, अगर एक लाइन है, लंबी लाइन है, वो गिनाने बैठूंगा तो आप मुझे मना करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ। बोले वो 2 करोड़ रोजगारों की नहीं बात नहीं हो, नहीं, स्मार्ट अभी वो नहीं बताने, अभी वो नहीं बताने, क्योंकि आज हम इसका चर्चा ही नहीं कर रहे। आज तो हम चर्चा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो गतिरोध, जो परेशानी, मुझे जो गुटबाजी। जो सब जो सब्जेक्ट बताया गया था वो नॉट ओनली कांग्रेस पार्टी, वो बीजेपी के गतिरोध की बात की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ साथ जो जसकौर मीणा जी हैं, करोड़ीलाल मीणा जी का है, और उसके अलावा जो कई गतिरोध है, उन सब पे बात आज आप लोग करेंगे। धन्यवाद। स्वाभाविक है, एकदम एकदम पंकज जी निश्चिंत रहिए। हम सत्ता पक्ष को ज्यादा घेरने का काम करते हैं, विपक्ष को वैसे ही ग्रेस मार्क मिल जाता है कि विपक्ष में है तो वहां क्योंकि कुर्सी नहीं है, वहां पर पावर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां संघर्ष लाजमी है। लेकिन आपके यहाँ संघर्ष की बात जब प्रदेश के प्रभारी कुछ कहते हैं और वो मंच पर कहते हैं तो चर्चा करनी पड़ती है। ये जिस वीडियो के जिक्र पंकज शर्मा जी कर रहे हैं, अटल खंडेलवाल जी, पार्टी के भीतर इस पर भी चर्चा हुई होगी।
देखिए मीना जी, बहुत सारी जगह बहुत छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं, मनभेद नहीं होते। और जहां तक है जो मतभेद है वो उसकी चर्चा पार्टी में होती है और उसके बाद डिस्कशन करके और वो मतभेद दूर भी होते हैं। कई बार कई चीजों की गलतफहमियां भी होती हैं, लेकिन इसको कोई बहुत ज्यादा आप उस चुनावी दृष्टिकोण से लेने की कोशिश करें तो मेरे को लगता है कि वो काम आने वाला नहीं है किसी के भी। देखिए, लोकतंत्र के अंदर चुनाव जीतने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, पार्टी को लेकर जनता का दृष्टिकोण क्या है। तो मैं भी पार्टी कामकाज कैसी कर रही है, नेशनलिटी को लेकर कि ये पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है, इसका देश को लेकर के किस तरीके से रहता है, इसका विचार क्या है देश में रहने वाले लोगों को लेकर के, ये सारी बातें आ जाती है। दूसरा होता है प्रबंधन की मैनेजमेंट, कि आपकी सब चीजें ठीक है बट प्रबंधन कैसा है। तो वो प्रबंधन को लेकर के कि भी आप अब क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन किसी भी वक्त आचार संहिता आप देख लीजिए 5-10 दिन में लग जाने की ऐसी है, शायद पहले डेट्स आ जाए और फिर आचार संहिता लग जाए। तो उस वक्त आपका प्रबंधन कैसा है, वो स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल पे, बूथ पे, और किस तरीके से आपकी कार्यशैली प्रणाली, ये दो तरीके ही हैं जिसके थ्रू कोई भी पार्टी लोकसभा के अंदर जीतती है या किसी भी चुनाव के अंदर जीतती है, भले वो विधानसभा हो। अब रही बात गुटबाजियों की, तो देखिए हमारे, मैं पहले भी कह रहा हूं कि आप इनके यहाँ ऊपर से देखोगे ना तो आपको धड़े दिख जाएंगे। एक, गांधी परिवार खुद ही धड़ा है। कुछ लोग राहुल गांधी जी के साथ, कुछ प्रियंका गांधी जी के साथ, कुछ सोनिया गांधी जी के साथ, फिर ये गांधी परिवार के अलावा अपना एक धड़ा है, वो अलग से चलते हैं। कभी वो G23 बनाते हैं, कभी वो किस तरीके से कार्य, और ये पूरे स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के और नीचे तक के लोग अलग अलग ग्रुप्स में। और बेकार बात ये है कि जब आप अपने व्यक्तित्व से भी छोटे शब्दों के इस्तेमाल करने लग जाओ तो मान लेना चाहिए कि अब मनभेद शुरू हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर के तो ये है कि भी वहां मनभेद ज्यादा है मतभेदों की बजाय, और इसीलिए बहुत बार इनके ये परपंच देखने को मिलते हैं। राजीव तिवारी जी, जनता के लिए कितना आसान है अटल खंडेलवाल जी की बात को समझना कि कांग्रेस पार्टी में तो गुटबाजी है और बीजेपी में जो कुछ है वो थोड़ा बहुत मनमुटाव है। वहां पर सब कुछ खुला है, यहाँ पर थोड़ा सा वैचारिक लोग भी समझते हैं इस बात को। अटल जी का दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर है। अटल जी बुरा मत मानना, मैं क्यों मानूंगा सर, है ना। और बीजेपी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर जो भी मतलब पदाधिकारी है, वो सब ये माना बैठा है कि वोट तो मोदी जी को मिलने, हम आपस में लड़े भिड़े एक दूसरे का कुछ भी करें, उससे क्या लेना देना। वोटर तो वोट मोदी जी के चेहरे पर देगा, कमल के फूल पर देगा। तो हमारे इसीलिए कह रहे हैं कि ये कोई जसकौर मीणा वाला कोई छोटा मोटा मामला है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्क की बात है, तो अब जनता को देखना है ये बात तो कि कौन में कहाँ क्या लड़ाई है। और जहां तक रंधावा जी के स्टेटमेंट की बात थी, तो रंधावा जी ने ऐसा मतलब वो है ना कि या तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कल का जो उनका स्टेटमेंट था कि भाई मैं अगर सख्त फैसले लेता तो हमारी सरकार होती, तो भाई आपको किसने रोका था सख्त फैसले लेने से? आपको तो अपॉइंट ही इसीलिए किया था। प्रभारी किस लिए बनाया जाता है? प्रभारी इसलिए बनाया जाता है कि आप राज्य को देखो, जो चीजें गलत लग रही हैं उनको दुरुस्त करो, और किसी पे मार्गदर्शन चाहिए तो आप केंद्र से मार्गदर्शन लो, मतलब आला कमान से, और उसको ठीक करो। तो भाई क्यों नहीं किया आपने ठीक? यानी आप हरवाना चाहते थे, सीधी सी बात है, इसीलिए आपने सख्त फैसले नहीं लिए। आप पार्टी को लाना ही नहीं चाहते थे सरकार में। तो इस तरीके के जो बयान अब दिए जा रहे हैं चुनाव के बाद में, उसका चलो पहले तो खराब हो गया, जो होना था, सरकार चली गई। लोकसभा चुनाव पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि लोग देखेंगे कि भाई ये कैसे प्रभारी हैं यहाँ के, जो फैसले ही लेना नहीं जानते। और जब वाला होते ना
कि निकल गई गणगौर मोड़ो आयो रे। तो जब पूरी चीजें निकल गए उसके बाद आप हल्ला कर रहे हो कि मैं ये करता और वो करता और ये होता। तो ये सारी चीजों से बचना चाहिए। अभी उनको, रंधावा जी को चाहिए कि सबको साथ लें। जगह जगह जा रहे हैं, वो कल दौसा में मीटिंग करी, उसके पहले जयपुर में भी करी। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी में भी कोई बहुत अच्छा, राज्य में कोई सबके मतभेद मिट गए हों या मनभेद मिट गए हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां भी अभी मतभेद है। अभी कल ही जो मीटिंग हुई थी इनकी कोर कमेटी की, उसमें ना वसुंधरा जी आई, ना ओम प्रकाश जी आए, अरुण सिंह जी नहीं आए। चलो उनके अपने कारण होंगे, लेकिन मीटिंग में नहीं आना भी एक, या तो उसमें कारण स्पष्ट किया जाता कि भाई क्यों नहीं आए। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में ही अभी उम्मीदवारी को लेकर कौन कौन दावेदार हैं, उन लोगों में आपस में इस बात को लेकर चल रहा है कि, और शाह साहब का दौरा, जहां तक बीजेपी है अभी बहुत आगे चल रही है इस पूरे चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। पहले मोदी जी का मैक्रो के साथ यहाँ पर दौरा हो गया, उसके बाद शाह साहब आ गए, उन्होंने मीटिंगें कर ली, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग संभाग में 3 जगह उन्होंने मीटिंग करके सारी चीजें करी। तो वो आगे चल रही है। अभी कांग्रेस उस मामले में पीछे है। हो सकता है कि न्याय यात्रा की वजह से सब लोगों का ध्यान दिमाग उस तरफ केंद्रित हो, और फिर अभी तक सीटों का जो बंटवारा है दूसरी पार्टियों के साथ, जो इंडिया गठबंधन बन रहा था, उसमें जो लेकर चल रही है सारी कवायद, उसको लेकर भी हो सकता है भी कांग्रेस ने ये सारी प्रक्रिया या शुरू नहीं करी हो। तो अभी वैसे अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी की जो गतिविधियां हैं वो काफी तेज हैं बनिस्बत कांग्रेस के। वो तो चुनाव के साथ ही, यहाँ विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुआ और जैसी सरकार बनी, उस सरकार बनाने की प्रक्रिया में भी लोकसभा चुनाव की तैयारी थी, ये सबको समझ में आ रहा था। बिल्कुल, तो बीजेपी 365 दिन चुनाव की मोड में रहती है, ये बात अब कहने की नहीं है, इस पर कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं है। इसलिए दृष्टिकोण अटल खंडेलवाल जी का यहाँ समझ में आता है। लेकिन राजीव जैन जी, ये जो दृष्टिकोण है कि रंधावा जी को बहुत अफसोस हो रहा है, ये रंधावा जी को अचानक कैसे अफसोस हुआ? देखिए मीना जी, रंधावा जी को अफसोस होना ही था, क्योंकि जो प्रभारी थे, उनके प्रभारी रहते हुए सत्ता हाथ से निकल गई राजस्थान की। लेकिन आपको उसके थोड़े, जब से प्रभारी बने हैं रंधावा जी, तो मैं तो लगातार कवर भी करता रहा, देखता भी रहा, और कांग्रेस के नेताओं से चर्चा भी होती रहती थी। तो उसमें रंधावा जी को एक असफल प्रभारी के तौर पर भी देखा जाता था। आप देखिए, चुनावों से बहुत पहले, 2-3 महीने पहले, जब पायलट और गहलोत गुट में जो टकराव चला दोनों बड़े नेताओं में, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि दोनों को कहीं ना कहीं एक मेज पे लाते या पार्टी के संगठन के रूप में उनको समझाते या एकजुट करते। तो उसमें वो पूरी तरह असफल रहे। बीच में तो उन्होंने एक बार सचिन पायलट के खिलाफ बड़ा तीखा भी बयान दे दिया, कि उस तरीके का बयान दे दिया कि इनको नोटिस दिया जाएगा या क्या दिया जाएगा। लेकिन ऊपर से कहीं से डांट पड़ी हुई उनके आला कमान से, तो उन्होंने वो वापस विड्रॉ किया, नहीं देखेंगे करेंगे। लेकिन जहां तक टिकटों वाली बात है, जो उनको पछतावा हो रहा था, पार्टी का एक गुट कह रहा था कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएं, एक गुट कह रहा था नहीं इनको दिए जाएं। तो रंधावा जी उसी अदरजूल में थे कि वो कहाँ दिया जाए। अब रंधावा जी ने बयान किस एरिया में जाके दिया, दौसा वाले क्षेत्र में, जो सचिन पायलट का प्रभाव क्षेत्र है। और वहां उन्होंने उस तरीके से कहा कि भाई सब लोग एक नाम सुझा दो, हम उसको टिकट दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि वहां बहुत भयंकर गुटबाजी है, दौसा क्षेत्र या जहां भी उनका ये बयान आया, जो पायलट का प्रभाव क्षेत्र है, वहां तो कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा कमजोर रहा। तो उनका शायद मंतव्य ये होगा कि इस गुटबाजी की वजह से कि मैं रोक नहीं पाया, या जो भी उनका अपना वो नजरिया रहा होगा। तो निश्चित रूप से मैं राजीव तिवारी जी की इस बात से सहमत हूँ कि भाजपा बहुत आगे है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि भाजपा में भी गुटबाजी बहुत है। एक जसकौर मीणा वाला तो अभी आया है, कल का वो वाकया है कि इस तरीके से उन्होंने स्थानीय स्तर पर जो कहा, जसकौर मीणा को तो टिकट मिलना भी एक बहुत संदिग्ध नहीं मिल रहा है, तो वो इस तरीके से कह रही है। लेकिन प्रदेश स्तर की गुटबाजी देखी जाए तो वसुंधरा गुट और संगठन गुट जो मौजूदा अभी सत्ता में है, इन दोनों गुटों में टकराव अभी तक चल रहा है। जो मौजूदा सत्ता में गुट बैठा हुआ है, जो सत्ता में है, जो दूसरा गुट है,
जो विरोधी गुट है वो चाहता है कि इस बार कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर स्थिति में रहे, जो लूज कर जाए। तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाना भी चाह रहे होंगे। लेकिन पार्टी भाजपा एक बहुत आगे चल रही है, वो चुनाव भी नरेंद्र मोदी के उसमें लड़ेगी, तो दूसरे गुट का कितना प्रभाव पड़ पाएगा, क्योंकि आप ये निश्चित मानिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस में तो बड़ी भयंकर गुटबाजी है, कांग्रेस में तो ब्लॉक स्तर से लेके ऊपर तक है, भाजपा में सिर्फ ऊपर लेवल पे प्रदेश स्तर पे ही गुटबाजी कहीं ना कहीं इस तरीके की होगी। कुछ जो भाजपा का टारगेट है कि सभी 25 सीटें जीतना, तो भाजपा के दूसरे गुट की ये कोशिश होगी कि 1-2 सीटें कम भी आए, जिससे वो बता सके इस वजह से इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, ये कमजोर है, भविष्य में ये जीतेगा, तो उसको कहीं कमजोर साबित करने का एक प्रयास। ये वही लोग हैं भाजपा में भी जो 90-95 पे बीजेपी को रोकना चाहते थे, लेकिन रोक नहीं पाए। अब लोकसभा में ये कितना मुमकिन होगा उन लोगों के लिए, ये एक सवाल है। हालांकि आपकी बात सही है कि एकदम शिखर पर जो गुटबाजी है वो जग जाहिर है, लेकिन बीजेपी में आज इसे अनुशासन कह दो, आज इसे डर कह दें, आज इसे सत्ता की मजबूरी कह दे, या फिर जिनकी सत्ता चल रही है उनका इतना जबरदस्त सिक्का चल रहा है कि चाह कर भी इस गुटबाजी में कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। पर्ची भजन लाल शर्मा जी की निकालनी पड़ती है वसुंधरा राजे जी को आज की तारीख में। लेकिन कांग्रेस पार्टी में रंधावा ने स्टेटमेंट, जैसा आपने कहा, पहले भी दिया और बाद में भी दिया। अब राकेश वशिष्ठ जी एक तरफ तो मुख्यमंत्री नए बदलाव लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं कि नए नए बदलाव कर रहे हैं, वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं बाकी मंत्री भी उनका पालन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जसकोर मीणा टाइप का वीडियो आता है, ये बहुत छोटा उदाहरण है, जैसा कि अटल खंडेलवाल जी ने कहा। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी किरोड़ीलाल मीणा के लिए आसान नहीं था। अगर उन्हें दूसरे लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता तो वो चुनाव उनके लिए मुश्किल था। तो सतीश पूनिया चुनाव हार गए, राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए, यहाँ पर इनके लिए भी इतना आसान नहीं था। किरोड़ीलाल मीणा के लिए दिया कुमारी को सेफ सीट पर भेजा गया, राज्यवर्धन को सेफ सीट पर भेजा गया। ऐसे में सीपी जोशी के घर में जो कुछ हुआ वो हमने देखा प्रदेश के अध्यक्ष के। तो गुटबाजी तो वहां पर भी कहा गया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी नहीं हराया। तो इस राकेश जी, इस लोकसभा के चुनाव में जैसे ये दिग्गज यहाँ पर चुनाव हारे विधानसभा में, हालांकि सरकार बन गई, अब यहाँ पर सवाल है 25 सीट आएगी या 25 सीट में कमी होगी, इसकी रणनीति है सारी। बीजेपी की रणनीति 25 सीट लाना, और बीजेपी की जो गुटबाजी है उसकी रणनीति की हमारी वजह से कितनी कम सीट आए। तो पूरे स्टेट पर जब आप नजर डालते हैं वहां बैठकर भरतपुर में, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है, तो राकेश जी कैसी स्थिति, कैसी तस्वीर आप पाते हैं? यहाँ 2.5 सीटें हैं लोकसभा की, एक आधी सीट सवाई माधोपुर की है क्योंकि उसमें टोंक जिले की भी सीटें समाहित। भरतपुर की स्थिति जहां तक है वो पिछले एक तरीके से बीजेपी का परंपरागत गढ़ रहा है भरतपुर में, सिवाय 2009 के इलेक्शन को देख करके, जब बीजेपी का कैंडिडेट आपके रतन सिंह से चुनाव हारे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट से। तो उससे पहले आपके एक बार नटवर सिंह चुनाव जीता, नहीं तो बीजेपी का कैंडिडेट ही चुनाव जीतता रहा है, चाहे उसका आधार वहां का राज परिवार रहा हो या बीजेपी कार्यकर्ताओं की सक्रियता रहा हो। धौलपुर में जरूर थोड़ी टक्कर ठीक ठाक रही है क्योंकि वो कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है पहले से, लेकिन पिछले दो चुनाव हैं, 2014 का 2019 का, दोनों चुनावों में बीजेपी ने सफलता हासिल की है, और सफलता भी इस मायने में हासिल की है कि जहां 2014 में उनका वोट ऑफ मार्जिन जहां कम था, 2019 के चुनावों में वो बढ़ा। सवाई माधोपुर क्षेत्र की ये बात आ रही है, यहाँ बेसिकली 3 जाति का प्रभुत्व है, आपका गुर्जर है, मीणा है और मुसलमान है। कांग्रेस ने एक बार सबसे 2014 के इलेक्शन में अजुद्दीन अहमद को चुनाव लड़ाया, वो आपके जौनपुरिया से चुनाव हारे।
2019 में उन्होंने मीणा जी को चुनाव लड़ाया, नमूना जी को, वो चुनाव हारे। तो भरतपुर में स्थिति कोई ज्यादा चिंताजनक नहीं है भाजपा के लिए। और ये यहाँ का मुख्यमंत्री का निर्वाचन होने के बाद भजन लाल जी का, और यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत है और वो बिल्कुल लगे हुए जोर जोर से। और सवाल यह है कि उनको का कैंडिडेट कौन घोषित होता है ये तीनों सीटों पर। अभी तक की मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि बीजेपी की तरफ से उन्होंने अपना सर्वे शुरू कर दिया है। मेरे पास भी दिल्ली से और कई लोगों के फोन आए, उन्होंने पूछताछ कर रहे थे भाई क्या स्थिति रहेगी क्या नहीं, वो सर्वे के आधार पर पूछताछ कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस की स्थिति बड़ी थोड़ी कमजोर है। कमजोर इस मायने में है कि अब मैं राजीव जी की और जैन साहब की दो बातों को कह रहा हूँ कि भाजपा मतभेद सब पार्टियों में होते हैं, लेकिन मतभेद को आप उसका समाधान निकालने का अगर किसी के पास तरीका है तो वो केवल बीजेपी के पास है, क्योंकि उसकी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कांग्रेस का सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसका नेतृत्व कमजोर है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। कांग्रेस के साथियों को कुछ लग सकता है इसका। रंधावा जी का जो स्टेटमेंट आया वो उनकी मजबूरी क्या कहते हैं। जब चुनाव हो रहे थे तब जो अशोक गहलोत जी थे वो केंद्रीय नेतृत्व की नहीं मान लेते, चाहे वो राहुल गांधी कह लें चाहे सोनिया गांधी कह लें। वो आपके पायलट जी को जिस तरीके से बर्ताव कर रहे थे तो वो रंधावा जी क्या कर पाते, अगर कोई सख्त लगाने की सख्त कदम उठाने की स्थिति में थे क्या? वो ये कह करके वो केवल फर्क है आज कांग्रेस और बीजेपी में, और उसकी वजह भी साफ समझ में आती है। और इसीलिए हमने ये कहा कि भाई दोनों तरफ गुटबाजी है, जबरदस्त आंतरिक कलह क्लेश है, लेकिन एक तरफ बार बार सड़क पर आती है और दूसरी तरफ जो गुटबाजी के मुखिया हैं वो पर्ची निकालते हैं। अब सवाल ये है सुरेश चौधरी जी, आज हमने आपको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बुलाया था, लेकिन आपके आने से आपकी पार्टी के प्रवक्ता बड़े नाराज हो गए हैं और बीच में छोड़कर चले गए हैं। हमने आपको राजनीतिक टिप्पणीकार के रूप में, क्योंकि राजनीति में आपकी बड़ी दिलचस्पी है और क्योंकि लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड है, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के जो हालात है उस पर हम एक वरिष्ठ जो है जो कि स्क्रीन पर आकर थोड़ी ईमानदारी से बात कर सके। तो सुरेश चौधरी जी, रंधावा जी का ये आत्मा की आवाज है या फिर मजबूरी है? मीना जी, पहले तो मैं अपने चैनल पे जुड़े हुए, मैं लेट जुड़ा तो सबसे नमस्कार करता हूँ, बड़ों से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। एक कहावत है राजस्थान में, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। राजीव तिवारी जी ने कहा था कि निकल गई गणगौर मोल्या मोड़ा आयो रे। तो इन कहावतों का महत्व है। रंधावा जी परबारी थे, हैं, हाईकमान है। और रंधावा जी आज की तारीख में अगर ये बोलते हैं कि मैं सख्त नहीं हुआ तो उनको मना किसने किया? वो नाम भी साथ बोल देते। लेकिन रंधावा जी का कोई कार्यक्रम या संगठन या पुराने लोगों से मेल मुलाकात करना और पार्टी को मजबूत करना, पार्टी के विचारधारा के लोगों को जोड़ना, उनसे संपर्क करना, आपको एक आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति आपके चैनल से जुड़ा हुआ है इस टाइम 10 साल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, साथ में महामंत्री, प्रवक्ता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य, मुझसे आज तक वो मिलना ही उचित नहीं समझा। मैंने 2-4 बार लिखाया तो मैंने सोच लिया भाई या तो अपन रिजेक्टेड है या इनको जरूरत नहीं है सेलेक्ट करने की किसी को। तो जिस पार्टी में मुझे दुख हो रहा है कह रहा हूं, लेकिन जिस पार्टी से आप राजनीतिक लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एक पार्टी 365 दिन वर्क करती है, उसका प्रधानमंत्री भी काम करता है, उसका संगठन भी काम करता है, उसकी सरकार भी काम करती है, और एक साइड में आप सीजनल आते हैं, तो सीजनल समय का समय खत्म हो गया।
कांग्रेस के चाहे हाईकमान हो, चाहे मीना जी आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे फिर मैं एक कहूंगा, हो सकता है मेरे पार्टी वाले मुझसे नाराज हो जाए, मुझे निकाल और दें, कि पार्टी में कभी यह बात नहीं चलती कि अशोक गहलोत जी क्या क्या कहेंगे, सचिन पायलट जी क्या कर रहे हैं, अशोक गहलोत गुट तो नाराज नहीं हो जाएगा, सचिन पायलट गुट तो नाराज नहीं हो जाएगा। अरे कांग्रेस का क्या हो रहा है उसकी बात करो ना भाई। इसमें तो आप ही तो कहते हो 36 कौम है, तो 36 कौम की चिंता करो। कांग्रेस पार्टी तो गरीब की, मजदूर की, किसान की, दबे की, कुचले की, इनकी पार्टी है। तो उस तरफ ध्यान दे के, और पता नहीं कौन से उस वार रूम में बैठकर क्या निर्णय किया इन्होंने कि आती हुई सरकार को खो दिया, बनती हुई सरकार को खो दिया। योजना अच्छी थी जिसको पूरा प्रदेश स्वीकारता है। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के भाई को, मैं खंडेलवाल जी को भी अगर ये कहूंगा तो ये चिरंजीवी योजना के लिए मना नहीं कर सकता। अच्छी योजना है। आज के इस युग में, और आदमी का घर बिक जाता था, आज दवा मुफ्त में मिल रही है, इलाज मुफ्त में मिल रही है, 5-5, 10-10 हजार रुपए की, लाखों रुपए की जांचें फ्री में हो रही हैं। लेकिन आपको उस योजना को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो करना चाहिए था, वो तो रंधावा जी की जिम्मेदारी थी, वो तो गोविंद डोटासरा जी की जिम्मेदारी थी। क्यों नहीं की भाई पूरी? तो इनके ऊपर से चेक लगे ना। उस ब्लॉक अध्यक्ष से आप क्या आशा रखते हो? आप उस जिलाध्यक्ष से क्या आशा रखते हो? तो इसलिए मेरा विचार बड़ा क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सोच में बदलाव नहीं किया, अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं किया, और इसी व्यक्ति के पास वोटों की पोटली है। ये भी राजस्थानी शब्द है कि इसी व्यक्ति के पास वोटों की पोटली है, अगर इसको नहीं दिया तो बिखर जाएगी। अरे तुम आखिरी पायदान पे चले गए, अभी भी बिखरने का डर है। तो भाई तुम्हारे इस पार्टी के बारे में तो फिर वही जानता है, और कुछ। तो ये जो इशारा, संकेत, ये जो जिसको बोलते हैं तीर छोड़ रहे हैं ना आप जिस तरफ, वो तीर जिस तरफ जा रहा है, राजीव तिवारी जी, अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में पिछले 25 साल में मुख्य किरदार के रूप में रहे। कांग्रेस पार्टी के नजरिए से, कांग्रेस पार्टी संगठन के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से, अब इस राजस्थान की राजनीति को और कांग्रेस पार्टी को पिछले 25 साल में अशोक गहलोत जी ने क्या दिया, और अशोक गहलोत जी को कांग्रेस पार्टी ने, राज्य ने और कांग्रेस संगठन ने, आला कमान ने क्या दिया। जब इसकी चर्चा होगी तो किस तरह का वो ग्राफ बनेगा, किस तरह की मतलब एक्सेल शीट बनती है, तो कैसे कैसे आकलन होगा इसका? देखिए, दोनों ने राज्य के लिए काफी कुछ किया, और जहां तक अशोक गहलोत जी का है, वो 25 से नहीं 35 साल से भी ज्यादा हो गए। 93 में मेरे ख्याल में वो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने थे। 50 वर्ष के नजदीक जा रहे हैं मामला। 50 के नजदीक हो गए। वो तो मैं उस समय से जानता हूँ साहब। नहीं, उम्र ज्यादा है पावर में रहते हुए। नहीं, पावर में ही कह रहा हूँ मैं। 50 साल में जब से उन्होंने हेलो हट से राजनीति शुरू करी थी, चौधरी साहब जानते होंगे हेलो हट को। तो हेलो हट से जब से उन्होंने राजनीति शुरू करी थी, तब से अगर लगा ले तो 50 साल लगभग हो गए हैं। लेकिन जो केंद्रीय सत्ता में वो आए, मंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने, तो राज्य की जनता ने, आला कमान ने, और जो भी केंद्र में संगठन था कांग्रेस का, उसने अशोक गहलोत जी को सब कुछ दिया, उनकी इच्छा से ज्यादा दिया। लेकिन गहलोत जी ने राज्य को तो बहुत कुछ दिया। आज बहुत सारी योजनाएं जिनकी सब तारीफ करते हैं, सारी योजनाएं उन्होंने दी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया, विकास पर बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन वो बाद में सेल्फ सेंटर्ड हो गए।
वो एक वजह ऐसी रही कि कांग्रेस राज्य में है तो मेरी वजह से है, मैं हूं तो सत्ता है। तो वो वाली जो चीज एक अहम आदमी में आ जाता है, ये वाला कि मैं, और वो बाद में उनके बयानों में भी झलकता रहा कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, आगे भी नहीं छोड़ेगी, मैं क्या करूं। तो ये जो चीज आ गई, उसकी वजह से एक तरीके से राज्य में, जो अभी चौधरी साहब भी कह रहे थे कि अब तो वही मालिक है ऊपर वाला, तो अब देखिए राजनीति में कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ये डूब जाएगा और ये उबर जाएगा या वो है। समय है कब किसका कब बदल जाए कोई पता नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, उससे, और जिस तरीके से उन्होंने पूरी पार्टी को मतलब बूथ लेवल तक एक्टिव किया हुआ है, पन्ना लेवल तक एक्टिव किया हुआ है, वो इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो निचले स्तर से तक पहुंच ही नहीं पा रही, वो ऊपरी स्तर पर ही इस तरीके से उलझे हुए हैं कि वो नीचे वाला जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, जो चुनाव जिताता है, उस तक उनकी पहुंच ही खत्म हो गई है एक तरीके से। जी। और यही तो सबसे बड़ा राजीव कारण है जी कि और उसके कारण भी ये नेता ही हैं, चाहे आप उनको अशोक गहलोत कह लें, चाहे सचिन पायलट कह लें, चाहे से राहुल गांधी कह लें, चाहे से कमलनाथ कह लें, जो भी है उनके नेता, वो आपस में ऊपरी लेवल पे ऐसे उलझ गए कि उनका ध्यान नीचे से खत्म हो गया। उनको तो ये आपस में जो सत्ता की लड़ाई है ना, कि मुझे सत्ता मिल जाए, इसको इसको कहीं आने ना दूं, और वो दूसरा सोचता है मुझे मिल जाए और इसको बाहर कर दूं, उस चक्कर में जो जमीनी कार्यकर्ता है वो बराबर, और मतदाता भी इसीलिए, जब जमीनी कार्यकर्ता ही मतदाताओं के संपर्क में रहता है, वही जब कट गया तो मतदाता कहां से साथ रहेगा। यही एक वजह है कि गहलोत जी जो बात है सेल्फ सेंटर्ड हो गए। मैंने जिन 25 सालों का जिक्र किया था, आप भी समझ गए होंगे। 25 साल वो, जब 25 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत, और तब से अब तक 3 बार सत्ता में और 2 बार विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी का केंद्र बिंदु वही बने रहे। चाहे 5 साल प्रदेश अध्यक्ष सचिन रहे, लेकिन सचिन जूझते रहे, अशोक जी आए और मुख्यमंत्री बन गए। केंद्र में भी वही चलती थी, केंद्र में भी जिस तरह से उनको जो फैसले करवाने होते थे, क्योंकि उनकी अपनी जबरदस्त पकड़ थी पार्टी पे। और ये किसी भी नेता की सफलता की बहुत बड़ी कहानी है। अशोक गहलोत की जितनी इस सफलता के लिए तारीफ की जाए कम है। लेकिन मेरा जो सवाल था कि राजीव जैन जी, जो रंधावा साहब को रियलाइजेशन जो हो रहा है, इस रियलाइजेशन में आने वाले दिनों में कुछ और भी सुनने को मिल सकता है क्या, कि जिसमें ये पात्र जिनकी मैं चर्चा कर रही हूँ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इनको लेकर भी रंधावा कुछ और ऐसे स्टेटमेंट दें, कुछ और ऐसी बातें आए इसमें, इस स्टेटमेंट में उनके वापसी, उनके जाने, प्रभारी बदलने, कुछ इस तरह की भी अंदर में खिचड़ी पक रही है। राजीव जैन साहब। हाँ, मैं यही कह रहा था कि ये आपका जो सवाल था कि जिस तरीके से रंधावा जी ने अपनी मजबूरी जता दी, कि मतलब उन्होंने अपनी कमजोरी को भी कहीं ना कहीं दिखा दिया कि मैं बहुत कमजोर प्रभारी के तौर पे यहाँ रहा विधानसभा। जी बोलिए मैं ये बोलिए कह रहा राजीव। था, मैं ये कह रहा था कि जो विधानसभा चुनाव जब पार्टी हार गई तो रंधावा जी ने पार्टी हाईकमान को प्रभारी पद से मुक्त करने का भी कुछ कहा था। ऐसा संभावना थी कि वो, मैं पंजाब से चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहता हूँ तो राजस्थान से मेरे को मुक्त करें, लेकिन वो पार्टी नहीं मानी, या पार्टी उनको चुनाव नहीं लड़वा रही होगी तो प्रभारी बरकरार रखा उनका। लेकिन मैं मीना जी थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। कांग्रेस का उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उसमें काफी चर्चाएं हुई थी। उसमें सोनिया गांधी ने एक खुले मन से ये कहा था, कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता, बड़े नेता जो पदों पे बैठे हैं, अब उनको पार्टी को कुछ देने का समय है। पार्टी ने उनको अब तक सब कुछ दिया, पद दिए, बड़े बड़े पद दिए, तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को कुछ दें। तो कुछ देने का तात्पर्य ये है कि वो संगठन में काम करें, नए लोगों को आगे बढ़ाएं।
जो मैं समझ पाया सोनिया गांधी जी का ये इशारा था। अभी जैसे राजीव जी भी बता रहे थे, सुरेश जी भी बता रहे थे कि वो ब्लॉक स्तर पे तो बिल्कुल उसने, तो उदयपुर चिंतन शिविर में जो भी करता धरता थे, बड़े नेता ही थे, वो सब कहीं उस तरीके के नेता थे जो आला कमान के आसपास घूमने वाले लोग थे, या जो राज्यसभा के जरिए ही अपने एक प्रभाव रखते हैं कि भाई राज्यसभा में जुगाड़ से पहुंच जाए। तो उस तरीके के नेताओं ने एक जो जारी किया बाद में, उसमें कहा कि भाई पार्टी ब्लॉक स्तर पर काफी बदलाव करेगी। तो उसको एक जो ब्लॉक स्तर के लोग थे वो बहुत हंसते थे। वो ये कहते थे कि भाई हमें क्या बदलाव करोगे, हम तो जमीन पर लड़ते रहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश और जो राष्ट्रीय स्तर पे वो करते हैं, पदाधिकारी हैं या जो नेतृत्व कर रहे हैं, उस तरीके के लोगों को उनमें बदलाव लाना चाहिए, नए लोगों को वहां आगे लाना चाहिए। ब्लॉक का और जिला स्तर का कार्यकर्ता तो विपरीत परिस्थितियों में भी काम करता है, वो तो झंडा उठाए रखता है। जब आपके धरने प्रदर्शन के आयोजन होते तो बेचारा वही काम करता है। और जो राज्यसभा में कहीं ना कहीं जुगाड़ से आ जाते हैं, अपनी पूर्व में भी इस मसले पे एक चर्चा हो चुकी है कि जिस तरीके से राजस्थान में आप देखिए 6 सदस्य हैं राज्यसभा के, उसमें 5 तो बाहर कहीं है। चलो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रही है, बड़ी आलाकमान है सोनिया गांधी, उनका जाना तो एक अलग बात है। बाकी के जो और 3-4 जो पिछली बार दिए थे, 4 पहले केसी वेणुगोपाल को दे दिया, केसी वेणुगोपाल को विधानसभा पंचायत का भी चुनाव जीतने लायक नहीं है, वो वहां निर्णय करते हैं। आप देखिए रणदीप सुरजेवाला को दे दिया, वो विधानसभा के लगातार 3-3, 4-4 चुनाव हार गए। हो सकता है राजस्थान के किसी किसान को टिकट देते। सुरेश जी बैठे हैं, ये बड़े सक्षम है, मैं जानता हूँ इनको। ये नवलगढ़ से 2018 में इनका बिल्कुल नाम फाइनल था, लेकिन टिकट कट गया। इस तरीके के लोगों को यदि राज्यसभा में देते तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। मुकुल वासनिक महाराष्ट्र ला के आपने कहा दे दिया, प्रमोद तिवारी राजस्थान। तो कांग्रेस तो मतलब किस तरीके की पार्टी होती जा रही है। वहां तो जो नेता आला कमान की का जो परिक्रमा करता है, उसको तो वहां सब चीजें, वो राज्यसभा में भी किसी राज्य से कुछ ज्यादा, यदि यहाँ सोनिया गांधी नहीं लड़ती तो मेरे को मालूम है कोई एक बाहर का नेता, वो पूरी दावेदारी उसकी राजस्थान से थी, वो राजस्थान से जाता राज्यसभा में। तो राजस्थान का कार्यकर्ता तो इस तरीके का उसका मनोबल गिरा हुआ था। तो रंधावा जी का जो कहना है वो सख्त फैसले क्या लेते, वो तो फैसले इस तरीके के करवा रहे थे कि वो खुद का एक वजूद बना रहे, या जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो अपना वजूद बनाए रखने के लिए कुर्सी उनको चाहिए थी कि उनके जो जिसको कह सकते हैं फीडबैक देने के लिए इस तरीके के नेताओं को राज्यसभा में भेज दिया गया। तो पार्टी का तो जो स्थिति होनी है। अब आप लोकसभा के चुनाव के स्थिति में देख लीजिए कि कांग्रेस क्या, भाजपा तो पूरी 25 सीटें जीतने की तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस का तो मेरी 1-2 नेताओं से भी बात हुई थी, उनसे पूछा था कि भाई आप कितनी सीटें जीत सकते हैं, तो उनका ये था कि बीजेपी को इस बार 25 की 25 तो नहीं जीतने देंगे, 1-2 सीटें तो हम जीत। तो वो 1 या 2 सीटों का टारगेट लेके तो कांग्रेस चल रही है कि हम तो 25 में कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दें बीजेपी की सीटों पे। तो उससे का तो अटल खंडेलवाल जी जो 1-2 सीटों का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, इससे ज्यादा प्रयास तो बीजेपी कर रही है। सुनने में आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हराने की लोकसभा में तैयारी बीजेपी कर रही है। ये मैं फिर मीना जी आप फिर बोलेंगे, लेकिन ये सब पता नहीं कहाँ से लाते हैं आप, कि सुनने में आ रहा है। अब इसका क्या, ये वेग स्टेटमेंट है, इस पे मैं क्या बोलूं। बात करती हूँ, कोई सुनने में नहीं। आपने पूर्व हाँ, प्रदेश अध्यक्ष को हराया, या तो आप प्रतिपक्ष हारे, ये सच है विधानसभा में। और अब ये लोकसभा नहीं, ये भी देखिए, ये हाँ देखिए मीना जी, तरह की चर्चाएं चित्तौड़गढ़ में है कि नहीं, आप देखिए मीना जी, देखिए पहली बात कि आप कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को हराया, हारे हैं वो, हराया किसी ने नहीं, हार गए। हार और जीत, चुनाव के अंदर हार और जीत एक सामान्य प्रक्रिया है, हार जाते हैं। बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी कई बार कम्युनिकेशन में कहीं वीकनेस रह गई और हार गए। तो लेकिन उसको आप ही की पार्टी ने हराया, ये स्टेटमेंट मेरे को तो लगता है, या तो इस पे कोई डेटा है तो वो आप बताइए कि इस ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी पार्टी के ही उन्हीं लोगों का स्टेटमेंट है जो चुनाव हारे हैं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि उन्होंने शिकायत दी,
बिल्कुल लिखित में कहा जयचंद और तमाम तरह के आरोप लगे, सांसद ने आके बाकायदा खुलकर पूछा कि बताइए कौन कौन है। आप क्या बात कर रहे हैं अटल जी? देखिए मैम, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप केवल कयासों के बेस पे बोलते हैं और बाकी नए, अभी देखिए नए की लेटर है तो कोई दिखा सकता है वो लेटर है, पब्लिक रैली कुछ के है। वीडियो वायरल हुए देखी नहीं आपने? क्या नहीं देखा, आप ही बताइए क्या चीज। वो तो ठीक है, वो मानते हैं कि भाई ये वाला मान लो किसी बूथ, मौजूदगी में जिस तरह के वीडियोस बनाए गए, उसके बाद स्टेटमेंट्स आए, उसके बाद सांसद महोदय ने पूछा बताइए किसने हराया था, कौन लोग हराने वाले थे, खुलकर तो सब कुछ बाहर आ चुका है। आप बोल रहे हैं कि कयास लगा रहे, चित्तौड़गढ़ में देखिए ये आपका हार गया, आप बोल रहे हैं कयास लगा रहे हैं, बागी जीता है। नहीं, चित्तो हाँ तो बागी जीत गए, बस एक ये बात आप कह सकते हैं कि बागी जीत गए, लेकिन इसमें हमारा क्या रोल है? बीजेपी पार्टी और कार्यकर्ताओं का क्या रोल है? हमने जीतने का प्रयास किया और जहां नहीं जीत पाए वहां हार गए। हमारी कुछ कमियां रह गई तो हम हार गए, लेकिन कुछ बिल्कुल एक होता है ना कि स्टेटमेंट वाइज तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की का स्टेटमेंट कोई वैलिड है। और कि भाई वहां पर ऐसा हो गया या मतलब कि बीजेपी में इस तरह का कोई पार्टी के मंच पे आके किसी ने नहीं कहा। अगर एक ने भी कहा हो तो आप बताइए। मैं पक्की तरीके से इस बात को आप लोगों के साथ यहाँ साझा कर सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी व्यक्ति पर ये नहीं, अब कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ लिया तो वो तो पहले ही छोड़, एक मिनट सुनिए देखिए, जो पहले ही छोड़ दिया जिसने और जो निर्दलीय आ गया तो वो तो ठीक है, वो तो लड़ाई है और चुनाव एक प्रक्रिया है, उसके अंदर हार जीत हो गई। तो वैसा ही तो वहां हुआ चित्तौड़गढ़ में। और अभी भी अब क्या हो रहा है, अभी मेरे को नहीं लगता कि हमारे किसी मंच में, मैंने पहले भी बोला कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद तो हमारे है नहीं, और मतभेद को सुलझाया भी जा सकता है। और उसमें आप ही ने कहा, राजीव जी और सभी लोगों ने कहा कि हम लोग इसमें इस प्रक्रिया में ये सुलझाने की या सॉल्यूशन देने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है। और मतभेद तो होते रहते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। राजीव तिवारी जी। हाँ खंडेलवाल जी, आप जो आप पूछिए। कह रहे हाँ थे उस पर मैं कह रहा हूं, आप ही के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने हारने के बाद राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की पत्र तक लिख दिया था। फिर समझाइश के बाद वो वापस आए। राजीव उस पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा था आपने शायद पढ़ा होगा। हमने राजीव तो जी, पढ़ा था, मैं आपने बहुत भी पढ़ा नहीं, होगा। मैं इसीलिए मैं उसको ढंग से बता तो देता हूँ ना वो आपको। वो वो स्टेटमेंट उन्होंने आप कहोगे राजनीतिक जीवन से सार्वजनिक रूप से संन्यास नहीं, किसी ने, तो वो सार्वजनिक रूप से नहीं, नहीं था क्या? देखिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। आप उस पत्र उन्होंने को कहा था दोबारा भी पढ़ राजनीतिक सकते हैं। जीवन को मैं त्याग रहा हूं, उससे अलग हट ये भी रहा नहीं हूं। कहा, बिल्कुल नहीं, कहा उन्होंने था। कहा कुछ मैं समय के लिए, कुछ आपको समय के कल आप लिए। अपना एड्रेस भेजिए, मैं आपको अखबार की कटिंग भेज दूंगा। आजकल तो देखिए फिर वही बात, मैं आपकी उनकी ईमेल ही भेज दूंगा ना, मैं उनकी ईमेल ही भेज दूंगा, जो उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको ही आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये ट्वीट कहा में था पूरा कि कुछ समय के लिए, क्यों कहा, देखिए ये मनोवैज्ञानिकली किसी कभी कभी ऐसा होता है, हार जीत के वक्त में थोड़ा सा व्यक्ति कई बार मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाता है, सामान्य प्रक्रिया है। उसमें कुछ स्टेटमेंट लिख दिया वापस, उसमें किसी पे आरोप नहीं लगाए कि मेरे इस क्षेत्र में मेरे ही कार्यकर्ताओं द्वारा या इस व्यक्ति द्वारा या इस पदाधिकारी द्वारा या इस नेता द्वारा हरा दिया गया, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा तो कयास लगाते, कभी कोई पेपर वाला छाप देता है, कभी कोई और व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं, तो उसका तो देखिए मैं भी कोई क्या भी, कर सकता हूँ। देखिए आप ये सोशल मीडिया पे चल सकता है, कोई पेपर नहीं छाप सकता क्योंकि वो डॉक्यूमेंट होता है कमाल और कर रहे उसको हैं आप अटल लीगल खंडेलवाल उसकी जी। वैलिडिटी होती है। कोई अखबार वाला कभी देखिए भी इस तरीके का अनर्गल नहीं छापेगा। कमाल कर रहे हैं अटल खंडेलवाल जी, ना तो अखबार में छप सकता, ना वीडियो वायरल हो सोशल सकता, मीडिया का बिना जरूर मैं वीडियो कह सामने सकता हूं आने। कि आप पोस्ट करके कोई चीज को हटा सकते हो, लेकिन हाँ, अखबार में छपी हुई चीज को आप नहीं नकार सकते, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो कहीं भी उसकी वैधानिकता होती है उसकी।
और होती है, लेकिन चैलेंज करे जब ना राजीव जी, बहुत सारी वही जगह करो, चैलेंज अवॉइड जब किया करते जाता है, हैं, नजरअंदाज, देखिए बहुत देखिए सारी खबरों का नजरअंदाज किया चैलेंज भी जाता है होता है और उस पर क्योंकि खंडन भी छपता है, फिर हाँ हाँ हाँ, तो अखबार बिल्कुल कंटिन्यू अगर एक बार करता है, ऐसा नहीं है। तो राजीव जैन जी बिल्कुल कुछ बोल खंडन रहे थे। छापना अरे पड़ेगा मेवा जी अखबार को। सबसे अच्छे बच्चे हैं बीजेपी की क्लास के, जो बेचारे दृष्टिकोण को ही इतना सुंदर ढंग से परिभाषित करते रहते हैं पूरे कार्यक्रम में। लेकिन वो जी 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 मैं आ रही हूँ राकेश वशिष्ठ जी आपके पास। राजीव जैन जी पहले कुछ बोल रहे थे जी। नहीं, मैं राजीव यही जैन, कह रहा था, अटल जी जिस ढंग से बता रहे थे, मैं मीना जी यही कह रहा था कि मैं राकेश अटल जी जी मैं की मीडिया बात में आने थोड़ी के बाद, राकेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास, राजीव जी को सुन के। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, जी राजीव जी। मैं यही कह रहा था कि जब सतीश पूनिया जी का या राजेंद्र राठौड़ जी का, ये तो दो उदाहरण है, आप चित्तौड़ का भी दिया, इसी तरह भीलवाड़ा का भी उदाहरण है। भीलवाड़ा की पूरी बीजेपी निर्दलीय के पक्ष में शिफ्ट हो गई थी। चित्तौड़ में जिस तरह से पूरी बीजेपी निर्दलीय के पक्ष में शिफ्ट हो गई थी, तो भाजपा भी इस तरीके से हारी है। क्योंकि वो भाजपा के कैंडिडेट या भाजपा के होने की वजह से नहीं आ रही, पूरी पार्टी वहां शिफ्ट हो गई थी। और जहां तक बात है सतीश पूनिया जी की, राजेंद्र राठौड़ जी की, जो उनकी चीजें अखबारों में या और अन्य मीडिया में आई, तो उसके बाद उनका खंडन उस रूप में नहीं आया। उनका कहीं दबी जुबान से या निजी बातचीत में तो सब जाहिर करते ही हैं, लेकिन वो हम उसको उजागर भी नहीं करते, निजी निजी होती है। लेकिन इन सब की पीड़ा थी। करीब 10 जो कैंडिडेट बीजेपी के थे, जैसे बूंदी का, चित्तौड़ का, भीलवाड़ा का, इन सब की पीड़ा ये थी कि हमारे यहाँ की पूरी भाजपा ही कहीं निर्दलीय के पक्ष में शिफ्ट हो गई, तो उससे नुकसान उठाना पड़ा। तो अटल जी कहने का मतलब ये है कि पार्टी में गुटबाजी है, इसी वजह से आने वाले लोकसभा चुनाव का भी मतलब संदेह होता है कि कोई एकाध सीट कहीं किसी रूप में लूज नहीं हो जाए। लूज होने का कारण भी आपकी पार्टी के लोग बनेंगे, ऐसा नहीं है, कोई खुलकर तो आएगा नहीं, लेकिन अंदरूनी रूप से जिसको भीतरघात कहते हैं हम लोग मीडिया के लोग, की भीतरघात हुआ, तो भीतरघात कहीं आपके प्रदेश स्तर से ही कहीं किसी क्षेत्र में जहां लगे कि यहाँ भाजपा का कैंडिडेट कमजोर है, तो और उसको कमजोरी प्रदान करने के लिए कहीं अपने लोगों को ये संदेश बीकानेर, दे देते। चित्तौड़, सवाई माधोपुर, चूरू, अच्छी इन सब अच्छ, लोकसभा में तो खुलकर किशनगढ़ 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 बिल्कुल। राकेश वशिष्ठ जी सांसद आ रहे आप बिल्कुल बोलिए। मीना मैं मीना जी, आपके पास आऊंगी अटल जी, आपके पास आऊंगी राकेश वशिष्ठ जी। चलिए मैं एक बात कह रहा था मीना जी, मैं अटल जी की बात सुन रहा था, और अटल जी का कर्तव्य है कि वो पार्टी के प्रवक्ता के नाते जो वो बोलने उनको बोलना चाहिए, बोल ठीक है। सही बात। हम पत्रकार हैं, राजनीति हाँ, से बहुत अटल जी सरोकार रहता है हम लोगों का, पूरा समय हमारा राजनीतिक लोगों से होता है, और राजनीति में हर बात कोई अखबारों में नहीं छपती, राजनीति में कोई बात डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं किया जाता, लोगों के एक्ट से वो क्या काम कर रहे हैं, वो उनका इंडिकेशन क्या है, इस बात से क्या लगाया जाता है। अब अटल जी की बात का कह दूं मैं, ये कह रहे थे आपके अब राठौर साहब की, लल्लन टॉप पर मैंने वो इंटरव्यू सुना है, अटल जी ने सुना है कि नहीं सुना है, जो जिसमें आपके राठौर साहब ने अपने दिल की पीड़ा उन्होंने अपने उसमें उजागर की। उन्होंने कहा कि मैं किस तरीके से चुनाव हारा, लेकिन मैं कह नहीं सकता, उनका साफ इंडिकेशन था। लेकिन भाजपा की एक खासियत है तो सेंट्रल लीडरशिप की, कि वो इस मामले को निश्चित रूप से निपटाएगी, और जिसने किया है उसको कहीं ना कहीं उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। भाई राजीव जी की बात का एक कह रहा हूँ, आमिर से जो पूनिया जी आगे, उन्होंने राजनीतिक रूप से साझा रूप से लेने की नहीं घोषणा की थी, उन्होंने कहा था मैं आमेर विधानसभा क्षेत्र को उपचुनाव दे रहा हूँ। हाँ, मैं अब यहाँ लौट करके नहीं आऊंगा, ये आपकी बात का संशोधन करना चाहता हूँ। अब आप बात आई, अब भाजपा में गुटबाजी है, बिल्कुल है गुटबाजी, और पिछले विधानसभा चुनावों में जिसका जिसका संपट बैठा उसने उसका प्रयास किया, ये बात बिल्कुल सही है। राजेंद्र राठौर और पूनिया केवल इस आधार पर आ रहे कि हमारा भीतरघात हुआ, एक जो एक नेता थी प्रदेश की, उनके इशारे पर सारा काम हुआ, और इसी बात की पीड़ा उन्होंने उजागर भी की। राजेंद्र राठौर के जो खास हालात थे पब्लिक मीटिंग में बोले हैं वहां पर तारागढ़ के अंदर, उन्होंने कहा हम जानते हैं किसने हराया है, अब हमको पार्लियामेंट चुनाव में बता देंगे। लेकिन ये सब बातों को हमको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भाजपा में कांग्रेस में केवल एक अंतर है, कांग्रेस का लीडरशिप बहुत कमजोर है, वो कुछ कर नहीं पाती, भाजपा की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। और वो जो आपको जानो तो मैंने शुरू में भी कहा था कि वसुंधरा अमित शाह और मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी अलग तरीके की है। वो वसुंधरा राजे को किसी भी कीमत पर ऊपर नहीं उठने देंगे,
चाहे उनको कितना भी इसका खामियाजा उठाना पड़े। और इसी का नतीजा है कि उन्होंने भजनलाल जैसे आदमी साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, इस बात को जाहिर करने के लिए कि यहाँ का कार्यकर्ता भी एक मुख्यमंत्री बन सकता है। एक अंतर और है दोनों के बीच में, कांग्रेस ने पिछले कई सालों से सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्थिति की जो लीडरशिप है वो डेवलप नहीं की। वो जो पुराने नेता थे वो सारे करते थे। भाजपा पिछले कम से कम 30 साल से इस प्रयास में लगी रही, उनकी सेकंड लेयर की, थर्ड लेयर की, फोर्थ लेयर की लीडरशिप डेवलप हो। यही कारण है कि उनका आपके छोटे छोटे जो स्तर पर उनका कार्यकर्ता मौजूद है, वहीं नीचे के स्तर पर कांग्रेस की जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो काफी कम हो गई है, और ये उसका खामियाजा कांग्रेस को हर चुनाव में उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल राकेश जी, और आप सबको जानकर हैरानी भी होगी और दर्शकों को खास करके, आप लोगों को तो नहीं होगी क्योंकि आप लोग तो रोज इसी दुनिया में रहते हैं। और अटल खंडेलवाल जी इस बात को बेहतर समझ लीजिए कि जितने लोग हैं सब अखबारों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके हैं, इसलिए आप अगर ये बोलेंगे मीडिया में आ गया, अखबार में आ गया, तो आपकी यहाँ पर आप बचने वाले नहीं है, आप बहुत जोर से गिरेंगे। इसलिए आप इस स्टेटमेंट को देने से आगे बचे। बहरहाल सतीश पूनिया जी जो है वो उस दिन के बाद जिस दिन चुनाव हारे, आज तक आमेर विधानसभा में नहीं गए हैं, उस इलाके में नहीं गए हैं। लोग उन्हें बुलाने आते हैं बहुत, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ जनता का ही नाराज होने का अधिकार नहीं है, नेता भी जनता से नाराज हो सकता है। ये उनकी हट गर्मिता हो सकती है, ये उनका बाल मन हो सकता है, बचपना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सतीश पूनिया पर लगे तमाम आरोपों, राजनीति में उनकी तमाम पक्ष विपक्ष कमियों गुणों के बाद भी उनमें जो एक थोड़ी सी संवेदनशीलता कहीं जो किसी कोने में है एक व्यक्ति के रूप में, वो उन्हें इस हट पर बने रहने का बड़ा कारण है। बहरहाल सुरेश चौधरी जी, जिस तरह की राजनीति आज कांग्रेस पार्टी में हो रही है, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी कोई सीट हासिल कर पाएगी, कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी, क्योंकि टिकट तय कौन करेगा इसको लेकर भी अभी जो स्थिति है वो पशुपेश वाली है। और यही वजह है कि आज रंधावा को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, कल किसी और ने दिया था, परसों कोई और देगा। मीना जी, अटल तो बच्चा है, वो आपकी बात समझ नहीं पाया। कुछ ऐसी इधर उधर की बात करो कि मैं फंस ना सकूं, कुछ ऐसा पूछो कि मैं कह ना सकूं। तो आपने बुलाया निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में, बात कांग्रेस की पूछ रहे हो, तो आपने या तो निर्णय कर लिया कि मुझे निकलवाओगे। लेकिन मेरी एक विशेषता है, आप भी जानते हैं, मेरी पार्टी भी जानती है कि मुझे जो कहना है मैं कहता हूं। जब हमने कारखाना ही बंद कर दिया वर्कर का, मैं सौभाग्य से कहो कि मैं इस टाइम पे मेरी फैक्ट्री के व्यापारिक गद्दी पे बैठा हूं, आपके साथ लाई हूं, जुड़ा हुआ हूं। जब मैं प्रोडक्शन ही बंद कर दूंगा तो बेचूंगा क्या? तो जिस पार्टी ने ट्रेनिंग सिस्टम एक दो, राकेश जी ठीक कह रहे थे कि 1 2 3 नंबर के नेता की लाइन ही खत्म कर देंगे। मुझे हंसी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था जब राजीव जैन जी बता रहे थे राज्यसभा के मेंबरों का नाम। मुझे अच्छा लगा कि पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व को बड़े ही सुचारू सिस्टम, धैर्य और अनुशासन के साथ बहुत लंबे टाइम पे सोनिया जी ने संगठन चलाया। विपक्ष भी इज्जत करता, बात कितनी करें, उनको देशी विदेशी सब बताया, लेकिन उनके काम का तोड़ किसी को नहीं आया। केशव वेणुगोपाल जी यहां बोले मारवाड़ी, कहीं से कहीं हो रहे है, के कर रहे हो भाया, और वो टूटा बोले, वो समझ में नहीं आया, हमारे भी ऊपर से जाती है। वह साउथ की कुछ अंग्रेजी भी अलग होती है। जिस सुरजेवाला जी को लड़ाया, जमानत जब्त करवा बैठे थे 2 बार, उनको भेजना, मुकुल वासनिक जी का मैं निर्णय ठीक मानता हूं, क्योंकि वो वर्कर है, संगठन को बनाने वाले व्यक्ति हैं, संगठन को जोड़ने वाले व्यक्ति हैं,
पार्टी में निस्वार्थ काम करने वाले व्यक्ति। तिवारी जी के बारे में बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि तिवारी ज्यादा हो आप। लेकिन सवाल ये नहीं है, यूपी में आप सीट खड़ी करते हो, 500 वोट लाते हो, और जब हम उनसे प्रभारी लगते हैं, वो पूछते हैं भाई क्या हुआ, बोले हम 500 से हारा है। मतलब वो अखिलेश के जो कैंडिडेट, सपा का कैंडिडेट आता है, उसकी हार बताते हैं। अरे आपकी तो बताओ, अरे हमरा छोड़ो ना, 500 से हार। तो जो पार्टी का व्यक्ति, जहां संगठन की स्थिति ये आ जाए कि पार्टी को 3.5% वोट मिलते हो, 2.5% वोट मिलते हो, और एक साइड में एक व्यक्ति मेहनत करके योजनाएं लाके, योजना बना के, चाहे बुरा लगे, क्यों नहीं नाराज होंगे अशोक गहलोत जी कि योजना अच्छी ला रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी की स्थिति ठीक है। और ये तो परिणाम ने बता दिया कि भाई जिस रूप में उनकी बुराई की जा रही थी, अगर वही स्थिति तो होती तो 70 सीट नहीं आती। अगर अशोक गहलोत जी ने मेहनत की उसी रूप में, जो और नेता लग रहे थे, वो अगर मेहनत करते तो सरकार बनती। यही तो अशोक गहलोत जी ने कहा। तो जो रणधावा जी यहां रोटी खाने आए थे क्या राजस्थान में सोने आए थे? वो चिंतन करते, मंथन करते, आखिरी व्यक्ति से पूछते, संगठन की रिपोर्ट लेते, संगठन में निस्वार्थ काम करने वाले लोगों से मिलते, उनसे वार्तालाप करते। लेकिन जिस पार्टी में संगठन का प्रभारी बात करने के लिए भी आदमी अपने साथ लाता है, एक की जगह 4 को ठहराना पड़ता है, तो उसका, मैंने फिर कहा था ना कि उसका इलाज ही नहीं, मैंने उदाहरणों से भी समझा दिया और मैंने वसूलों से भी समझा दिया। हमें करना चाहिए इस टाइम पे निर्णय कि हमारा सांसद कौन लड़ेगा। हम कैंडिडेट को छानने का काम करना चाहिए, कैंडिडेट की इंक्वायरी का काम करना चाहिए। अब वो तो मैं कह नहीं पाऊंगा हम कर क्या रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है पार्टी में वो निस्संदेह अच्छा नहीं हो रहा। हो सकता है मैं अच्छा नहीं हूं, हो सकता है मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन सारे वर्कर अच्छे नहीं हूं जी। एक साइड में आपके सामने वो पार्टी है जो पन्ना प्रमुख का मतलब होता है कि वोटर लिस्ट का एक पन्ना उसका प्रभारी है, और एक साइड में पार्टी का संगठन ही पूरा नहीं बना है। तो उसमें अंतर तो रहेगा, क्योंकि समय की पुकार है साहब। त्रेता में राम आए थे, एक मिनट और सुन लो, त्रेता में राम आए थे, द्वापर में कृष्ण आए थे। अब इस कलयुग में कल्कि कब आएंगे वो तो पता नहीं, क्योंकि अवतारित शक्ति कब अवतार लेती है, कब सुधार करना होता है, वो तो विधि के विधान में वो अवतारित शक्ति जानते हैं। लेकिन कल्कि की जरूरत है कांग्रेस पार्टी। अटल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में अटल जी, समय हो गया है। देखिए संक्षेप में ये है मीना जी की जो लोकसभा की तैयारियां हैं, रंधावा जी तो न्याय यात्रा के कारण जो है वो असहजता है उनकी, और उनकी पीड़ा भी है, उनकी कोई नहीं सुन रहा। और कांग्रेस की समस्या ये है कि न तो इनके पास नीति है और न नीयति है, तो ये दोनों ही नहीं है। अरे मेरे को बना इस वजह से इनका केवल और केवल मोदी विरोधी है। बाकी तो सारी इन्होंने बता ही दिया कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तो मोदी विरोध से ये अगर जीतना चाहे तो एक सीट क्या नहीं लगता कि कुछ भी नहीं आने वाला है इनके पास। अच्छा, अच्छी बात ये हुई आज की बहस में, अच्छी बात ये हुई कि आप लोगों के फीडबैक है बहुत सारी जगह, वो जरूर हम थोड़ा सा अच्छे से ठीक कर लेंगे। इसके लिए धन्यवाद अटल भाई। मीना जी ने मुझे लक्ष्मण रेखा में बांध दिया। मीना जी ने मुझे लक्ष्मण रेखा में बांध दिया। अजी मीना जी ने क्या बांधा वो तो नहीं पाया, लक्ष्मण रंधावा जी ने बांध रखा है आप लोगों को, गहलोत जी ने और रंधावा जी ने बांध रखा है आपको, मीना जी क्या बांधेंगी। अटल जी छोड़िए ना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है हर दिन आम आवाम के विषयों को आम आवाम के साथ साझा करें।
आप अपने सुझाव और अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को न्यूज 24 के साथ साझा करना चाहें तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की बातें, क्योंकि अब लोकसभा की जंग बस कुछ ही दिनों बाद है। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी।